मैं कशिश और स्वागत है आपका मेरे खास प्रोग्राम में। आज के सवाल है कि क्या 2024 में आसानी से राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन सकते हैं? क्या लोगों को पसंद आएगा यहाँ पर राहुल गांधी का प्रधानमंत्री बनना? इस तरीके के सवाल यहाँ पर उठते हुए नजर आ रहे हैं। देखा जाए तो ये भी बोला जा रहा है कि यहाँ पर भारत जोड़ो यात्रा की वजह से राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की छवि पूरी तरीके से बदल गई है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद आसानी से पा सकते हैं, यानी कि देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। इस तरीके के कयास यहाँ पर हर एक विपक्ष पार्टी के द्वारा लगाए जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक इंटरव्यू भी सामने आया था राहुल गांधी का, जिसको लेकर ये खुलासे हुए कि अगर वो प्रधानमंत्री बनते हैं तो क्या कुछ करेंगे, किस तरीके से देश की राजनीति को बदल के रख देंगे, युवाओं के लिए क्या करेंगे, बुजुर्गों के लिए क्या करेंगे, महिलाओं के क्या करेंगे। ये सवाल यहाँ पर बने हुए हैं। लेकिन देखा जाए तो उनसे जब सवाल किए गए तो उससे पहले सबसे पहले जानकारी यही सामने आई कि उन्होंने अपनी डाइट वर्कआउट के बारे में बात की। प्रधानमंत्री बनते हैं तो क्या करेंगे, इस सवाल पर पहले तो राहुल बचते हुए नजर आए। फिर उन्होंने कहा कि अगर वे प्रधानमंत्री बनेंगे तो 3 चीजें करेंगे। शिक्षा प्रणाली में बदलाव करेंगे, लघु व मध्यम उद्यमों की यहाँ पर सहायता, और तीसरी मुश्किल दौर से गुजर रहे लोगों जैसे कि किसान और बेरोजगार नौजवानों की मदद करेंगे। इसमें से पहली की बात की जाए तो पहले कहीं ना कहीं उन्होंने कहा कि देश की राजनीति को बदलेंगे, पढ़ाई लिखाई को बदलेंगे। अगर यहाँ पर अभी रिसेंटली बात की जाए तो बीजेपी कहती नजर आती है कि यहाँ पर लगातार युवाओं और बच्चों को ये पढ़ाया जाता है कि मुगलों ने क्या किया। अगर मुगलों से दिक्कत थी तो यहाँ पर मुगलों के बारे में ही क्यों पढ़ाया जाता है, ये बात बीजेपी कहती नजर आती है। और यहाँ पर अब पढ़ाई और लिखाई में बदलाव बीजेपी करती नजर आ रही है। लेकिन यहाँ पर राहुल गांधी अगर बदलाव करते तो शायद फिर से देशवासियों को यहाँ पर मुगलों के बारे में पढ़ना पड़ेगा, ये इल्जाम यहाँ पर बीजेपी लगाती नजर आई। अब राहुल गांधी ने अपनी पहली नौकरी के बारे में भी बताया। कांग्रेस सांसद ने कहा कि उन्होंने लंदन की रणनीति यहाँ पे सलाहकार फर्म मॉनिटर कंपनी में जॉब की थी। तब वे 24-25 साल के ही रहे होंगे। और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने बताया कि उन्हें पहली तनख्वाह के रूप में 2,500 से 3,000 पाउंड का चेक मिला था। राहुल गांधी अपनी फिटनेस के लिए भी सुर्खियों में रहते हैं। उन्होंने स्कूबा डाइविंग और फ्री डाइविंग, साइकिलिंग, बैक कैंपिंग, अकेले घूमने की आदत जिसे कहा जाता है, और मार्शल आर्ट काफी ज्यादा उन्होंने दिलचस्पी दिखाई थी। अगर देखा जाए तो अपनी जिंदगी में काफी कुछ कर चुके हैं, लेकिन महज 30 साल की उम्र तक। उसके बाद लगातार उम्र बढ़ती रही और यहाँ पर उनको युवा नेता के नाम से लोग जानने लगे। लेकिन अब देखा जाए तो यहाँ पर उनकी उम्र 50 के पार जा चुकी है और अभी तक उनकी शादी नहीं हुई और उसको लेकर भी लगातार सवाल उठते हुए नजर आते हैं। उन्होंने कहा कि मार्शल आर्ट के अलावा डाइविंग भी जानते हैं। राहुल ने बताया कि वे यात्रा के दौरान रोजाना मार्शल आर्ट की क्लास लेते हैं। उन्होंने कहा कि मैं कॉलेज में मुक्केबाजी करता था, मैंने हमेशा कोई ना कोई यहाँ पर एक्सरसाइज किया है, व्यायाम किया है, और मार्शल आर्ट बहुत सुविधाजनक है। वे हिंसक होना नहीं सिखाते, बल्कि इससे बिल्कुल विपरीत है। मार्शल आर्ट की गलत व्याख्या की जाती है, लोगों को नुकसान पहुंचाओ, उन पर हमला करो, लेकिन अगर आप इसके उद्देश्य को अच्छी तरह से समझेंगे तो वह आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होंगे। सोते समय सिरहाने रखी चीजों के बारे में पूछे जाने पर राहुल ने कहा कि उनके बेड की दराज में रुद्राक्ष, शिव सहित अन्य देवी देवताओं के चित्र और उनका बटुआ होता है। बता दें कि राहुल गांधी की अगुवाई वाली भारत जोड़ो यात्रा के इस समय जम्मू कश्मीर में है। 7 सितंबर को कन्याकुमारी से शुरू हुई ये यात्रा 30 जनवरी को श्रीनगर में खत्म हो जाएगी, यानी कि समापन होगा। अब राहुल गांधी उस दिन एक विशाल रैली में अपनी पार्टी के मुख्यालय से राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। यात्रा के समापन समारोह में कोई विपक्षी दलों को भी आमंत्रित किया गया है। अब कौन लोग मौजूद होंगे कौन नहीं, ये देखने वाली उस समय की तस्वीरें होंगी। अब शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने जम्मू पहुंचे थे और इस दौरान उन्होंने एक बार फिर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की तारीफ करते हुए उन्हें भारत के पीएम बनने की काबिलियत वाला नेता भी बताया। संजय राउत ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा का नेतृत्व कर रहे कांग्रेस नेता राहुल गांधी में भारत के प्रधानमंत्री बनने की क्षमता है। संजय राउत ये भी कहते नजर आए कि भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी की नेतृत्व क्षमताओं को प्रदर्शित करेगी और 2024 के आम चुनावों में सत्तारूढ़ भाजपा के लिए चुनौती बनेगी। उन्होंने ये कहा कि वैचारिक और राजनीतिक मतभेदों के अलावा वह अपने नेतृत्व के गुण दिखाएंगे और उसके साथ साथ यहाँ पर एक बड़ी चुनौती होंगी, वह चमत्कार करेंगे। राउत ने कहा कि पूरे देश में पार्टी की मजबूत उपस्थिति है और किसी भी मोर्चे के सफल होने के लिए ये आवश्यक है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि यात्रा का उद्देश्य देश को एकजुट करना और नफरत और भय को दूर करना है, न कि कांग्रेस के बैनर तले विपक्षी दलों को एकजुट करना।
आगे कहते नजर आए कि हर कोई कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल नहीं जा सकता। 3500 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करना आसान नहीं है। इसके लिए बहुत दृढ़ संकल्प और देश के लिए प्यार की जरूरत है। उन्होंने देश के लिए अपनी चिंता दिखाई है और मुझे उस यात्रा में कोई राजनीति नहीं दिखाई दी। जम्मू कश्मीर की मेरी यात्रा का मुख्य उद्देश्य मेरे नेता के निर्देश पर गांधी के नेतृत्व वाली यात्रा में शामिल होना था और गांधी के साथ चलने का मेरा अनुभव अच्छा रहा। यह कोई राजनीतिक यात्रा नहीं थी। इस तरीके से यहाँ पर और भी बहुत सारे नेता निकल कर आए जो लगातार राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनने की बात को लेकर साफ तौर पे अपनी बातें खुलकर रखते नजर आए। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर देखा जाए तो सपा नेता, बसपा नेता और भी ऐसी बहुत सारी पार्टियों के नेता थे जिन्होंने साफ तौर पे बड़े बड़े शब्दों में कहा कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने के लायक है, वो देश को संभाल सकते हैं और उन्हें चुनाव जीतना ही चाहिए जब लोकसभा चुनाव होगा 2024 में। तो चलिए आपको यहाँ पर मुँह जुबानी सुनाते हैं राहुल गांधी का वो खास इंटरव्यू जिसमें राहुल गांधी ने साफ तौर पे कहा कि अगर वो प्रधानमंत्री बनते हैं तो किस तरीके से देश को और ज्यादा उन्नति की तरफ लेकर जाएंगे, क्योंकि 2014 से कहीं ना कहीं देश पूरी तरीके से कमजोर होता गया है। यहाँ पर ये बात राहुल गांधी ने कही। तो चलिए सुनते हैं वो खास वीडियो। नहीं, सबसे पहले ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है तो मैं इसका जवाब प्रधानमंत्री के बेसिस पे नहीं दूंगा, मगर मैं ये जरूर कह सकता हूं कि जो हमारा शिक्षा का सिस्टम है, मैं पहले सोचता था कि ये इसमें स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं, मगर ये अपना काम कर रहा है। आज मैं सोचता हूं कि ये अपना काम ही नहीं कर रहा है। जो हम अपने बच्चों को विजन दे रहे हैं, जो उनका इमेजिनेशन है, जो हमें देना चाहिए, हम दे नहीं रहे। तो अगर आप, सबसे शॉकिंग चीज मैं आपको बताता हूं, मैं कन्याकुमारी से अब दिल्ली तक आया हूं। कितने 108 दिन हो गए। 108 दिन में मैंने हजारों बच्चों से बात की है और हर बच्चे से मैंने पूछा है तुम यूनिवर्सिटी के बाद, कॉलेज के बाद क्या करना चाहते हो। हजारों बच्चों से पूछा है और मुझे सिर्फ 5 जवाब मिले। मतलब एक लड़की ने मुझे कहा कि मैं अपना छोटा बिजनेस चला रही हूं और एक लड़के ने कहा कि मैं मैकेनिक बनना चाहता हूं। बट 99.9% लोग कह रहे हैं मैं लॉयर, डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, जज। मतलब हमारा एजुकेशन सिस्टम हमारे बच्चों को कह रहा है कि जिंदगी में तुम्हारे पास 5 काम है। और रियलिटी ये है, रियलिटी सच्चाई ये है कि ये सब बच्चे इंजीनियर नहीं बन सकते, डॉक्टर नहीं बन सकते, लॉयर नहीं बन सकते। तो ये झूठ है। तो हम अपने बच्चों को झूठ बोल रहे हैं। मैं पूछता हूं, बच्चे आते हैं, कहते हैं क्या करना चाहते हो? आईएएस। अच्छा, आईएएस में कितने लोग जाते हैं हर साल? आप अंदाजा लगाइए, जवाब क्या मिलता है। मैं पूछता हूं कितने लोग आईएएस में हर साल जाते हैं? बच्चे क्या कहते हैं? क्या लगता है? अच्छा आप बताइए कितने लोग जाते हैं आईएएस में? 250। बच्चे कहते हैं 5 लाख, 6 लाख, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख। जब मैं उनको कहता हूं भाई 150 जाते हैं, 2-3 को मैंने गलती से कह दिया, एक लड़की को कह दिया, वो रोना शुरू कर दी कि देखिए हम उनको सही इमेजिनेशन ही नहीं दे रहे हैं, हम उनको रास्ता ही नहीं दिखा रहे हैं। तो पहला काम जो एजुकेशन सिस्टम है, और ये टॉप डाउन, ये इमेजिनेशन को मारने का एजुकेशन सिस्टम है। ये एजुकेशन को खोलता नहीं है। तो सबसे बड़ा काम, और ये शायद 2-3-4 साल में नहीं होगा, मगर डायरेक्शन ये होना चाहिए। और जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी वो तो बिल्कुल दूसरे डायरेक्शन में जा रही है। तो पहली ये बात है। दूसरी बात, ये खुले तरीके से बोल दूं तो ये रेंट सीकिंग नेशन है, इसे प्रोडक्शन नेशन बनना चाहिए। फर्क है। ये जो देश है, जो प्रोड्यूसर है, जो प्रोडक्शन करता है, जिसके पास स्किल है, चाहे वो किसान हो, चाहे वो मैकेनिक हो,
चाहे वो बढ़ई हो, मोची हो, नाई हो, जो भी हो, जिसके पास स्किल है, सबसे पहले उसकी मदद नहीं करते हैं। तो दूसरी बात, उसकी स्किल को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं, और उसको मतलब जो उसकी स्ट्रेंथ है उसको मार मार के उससे निकाल देते हैं, और बिना स्किल की रिस्पेक्ट किए ये देश कभी अपने युवाओं को रोजगार नहीं दे सकता है। सिंपल बात है। तो दूसरी चीज ये है। तीसरी चीज है कि, और ये मैं थोड़ा जो बॉर्डर पे हो रहा है उसके बारे में कहना चाहता हूं। जो देश में हिंसा है, नफरत है, केओस है, इसका असर, इसका इफेक्ट दूसरे देश देखते हैं और उसका फायदा उठाते हैं। हमारी जो कंफ्यूज्ड फॉरेन पॉलिसी है, जो एक प्रकार से इवेंट बेस्ड नॉन स्ट्रेटेजिक फॉरेन पॉलिसी है, उससे हिंदुस्तान को जबरदस्त नुकसान हो रहा है और बहुत भारी चोट लगेगी। और मैं इसको दोहराता जाता हूं मगर कोई सुनता नहीं है। जैसे मैं कोविड के समय दोहरा रहा था कि भाई प्रॉब्लम आ रही है, कोई सुनता नहीं है। तो ये भी बहुत जरूरी चीज है। बट मेन ये कुछ नहीं हो सकता अगर एक हिंदुस्तानी दूसरे हिंदुस्तानी से नफरत करता है, एक आदमी दूसरे को मारने की कोशिश कर रहा है, ये कुछ नहीं हो सकता। तो फाउंडेशन मोहब्बत, एकता, इज्जत, रिस्पेक्ट है।